हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनॉन की अफॉरिज्म सीरीज, जिसके अंदर हम जितने भी अफॉरिज्म है ना ऑर्गेनॉन के सारे अफॉरिज्म डिस्कस करेंगे, वो भी एमसीक्यू के साथ। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस अफॉरिज्म सीरीज़ को फॉलो किया ना, तो अफॉरिज्म से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आते हैं ना ऑर्गेनॉन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे एंड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, सो आज जो हमारी ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ की, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अफॉरिज्म नंबर 1 to 5। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट अफॉरिज्म। फर्स्ट अफॉरिज्म क्या है हमारा? द फिजिशियन मिशन। ठीक है, अब ये फिजिशियन मिशन है क्या? हमारा फर्स्ट अफॉरिज्म की स्टेटमेंट क्या है जो आपको एज इट इज़ बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वाइवा में भी पूछ लिया जाता है ना, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। तो फर्स्ट अफॉरिज्म हमारा क्या है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड. It is the shortest aphorism. It is the shortest aphorism, and in this aphorism, Dr. Hahnemann talks about the mission of the physician. And क्योंकि हमारे हैनीमैन सर कहाँ के थे? जर्मनी से थे, तो उन्होंने जो वर्ड था ना मिशन की जगह क्या यूज़ किया था? बैरफ वर्ड यूज़ किया था। इट इज़ अ जर्मन वर्ड। सो द ओरिजिनल वर्ड यूज्ड बाय हैनीमैन फॉर द मिशन वॉज बैरफ, राइट। एंड बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो उसकी इसकी एक हिस्ट्री है, यहाँ से भी एमसीक्यू आते हैं, तो हमें ये भी जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसलेटेड फर्स्ट एडिशन। तो जो हमारा फर्स्ट एडिशन था ना ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, उसको ट्रांसलेट किया था C.E. व्हीलर ने। कब? 1913 में। ठीक है, एंड ही ट्रांसलेटेड फर्स्ट अफॉरिज्म। और ये जो हमारे C.E. व्हीलर थे, इन्होंने फर्स्ट अफॉरिज्म को कैसे ट्रांसलेट किया, तो वो देखो। द फिजिशियन हैज़ नो हायर एम, द फिजिशियन हैज़ नो हायर एम देन टू मेक द सिक फॉल्क वेल। ठीक है, इन्होंने ये ट्रांसलेट किया था फर्स्ट अफॉरिज्म को। फिर हमारे R.E. डजन है ना। R.E. डजन ने क्या ट्रांसलेट किया? ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को 2 बार ट्रांसलेट किया, एक बार ईयर 1849 में और एक बार 1893 में। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने एम वर्ड की जगह जो वर्ड यूज़ किया वो क्या था? ऑब्जेक्ट। सो ही यूज द वर्ड ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ एम। ये जो एम वर्ड है ना, इसकी जगह क्या यूज़ किया? वर्ड ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ किया जब उन्होंने फर्स्ट अफॉरिज्म को ट्रांसलेट किया। फिर हमारे आए कौन? C.S. विसेलहॉफ्ट, है ना। C.S. विसेलहॉफ्ट ने ट्रांसलेट किया था 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को जर्मन से इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड वहाँ पर उन्होंने कॉलिंग वर्ड यूज़ किया इंस्टेड ऑफ मिशन, एंड हील वर्ड यूज़ किया इंस्टेड ऑफ क्योर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं कि ये जो फर्स्ट अफॉरिज्म था ना, ये फर्स्ट अफॉरिज्म जितने भी एडिशन आए ना हमारे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हर एडिशन के अंदर जो फर्स्ट अफॉरिज्म का जो वर्जन था ना, वो डिफरेंट था। सो द फर्स्ट अफॉरिज्म हैज़ डिफरेंट वर्जन इन ऑल एडिशन। इट नेवर द सेम सेंटेंस, है ना। ये सेम सेंटेंस नहीं, हर एडिशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट अफॉरिज्म था उसका एक डिफरेंट वर्जन था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फर्स्ट अफॉरिज्म के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके फुटनोट को, है ना। फर्स्ट अफॉरिज्म के फुटनोट में हैनीमैन सर ने क्या बताया? सो फर्स्ट अफॉरिज्म में हैनीमैन सर ने क्या बताया? मिशन ऑफ द फिजिशियन। वहीं जो फुटनोट है फर्स्ट अफॉरिज्म का, इसके अंदर हैनीमैन सर ने क्या बताया है? व्हाट इज नॉट द मिशन ऑफ द फिजिशियन। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट द मिशन ऑफ द फिजिशियन। एंड ये जो फुटनोट था ना फर्स्ट अफॉरिज्म का, ये पहली बार अपीयर्ड हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है। इट वॉज फर्स्ट अपीयर्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। तो जो सेकेंड एडिशन थी ना ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की, वहाँ पर ये फुटनोट अपीयर्ड हुआ था पहली बार। सो फुटनोट टू फर्स्ट अफॉरिज्म अपीयर्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। एंड इसके अंदर उन्होंने किसके बारे में बात की है? व्हाट इज़ नॉट द मिशन ऑफ द फिजिशियन। तो देखते हैं आखिर क्या मिशन नहीं है फिजिशियन का। तो इसको एक बार रीड आउट में कर देता हूँ, आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसके फुटनोट को ना एकदम ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही यहाँ पर लिखा है। तो इसको अगर मैं रीड आउट भी करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो
क्या नहीं है फिजिशियन का मिशन, व्हाट इज नॉट द मिशन ऑफ द फिजिशियन, सो दैट इज नॉट टू कंस्ट्रक्ट एनी सिस्टम by combining empty speculation and hypothesis ideologies with no evidence. They are concerned about the internal essential nature of the vital processes where disease originate. The physician has until now wasted their talents in looking for the cause of the disease, which remained concealed always in the interior of the organisms. Proximate, अब इसी के फुटनोट में ना हैनीमैन सर ने जो वर्ड यूज़ किया एक प्रॉक्सिमेट कॉज, मैं इसका मतलब बता देता हूँ. प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक कॉज. ठीक है, मटेरियलिस्टिक कॉज. द फिजिशियन गेव लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू प्रॉक्सिमेट कॉज. तो उनके टाइम के जितने भी फिजिशियन थे वो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे? प्रॉक्सिमेट कॉज को, मीन्स मटेरियलिस्टिक कॉज को, विच वर हिडन. It was given a name called as theoretic medicine and they claimed to be rational, but it was based on theories in reality. To this kind of system of medicine, special professorships were given, meaning they have given degrees for this type of systems. है ना. अब यहाँ पर एक और वर्ड है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए. वो वर्ड क्या है? लर्न्ड रेवरीज. अब ये रेवरीज वर्ड का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ इमेजिनिंग थिंग्स. अब इसमें इन्होंने क्या बताया? द फिजिशियन दे फोर्स्ड लाइक लर्नड मेडिसिन सो इमर्स्ड इन देमसेल्व्स थिंकिंग दैट दे वर वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट just by talking about theories in big words. By doing so they cheated the patients, but they failed in treating and curing the patients. The physician instead must act to help and cure. तो इस पूरे फुटनोट में उन्होंने यही चीज़ें एक्सप्लेन की कि आखिर क्या मिशन नहीं है फिजिशियन का. एंड उन्होंने अपने टाइम के फिजिशियंस के बारे में बातें बताई है कि वो किस तरीके से पेशेंट को चीट करते थे, ट्रीट नहीं करते थे, है ना. इस सब चीज़ों को, ये जो एम्प्टी स्पेक्यूलेशन से जो उन्होंने ये जो सिस्टम बनाई, इनको उन्होंने थियोटिक मेडिसिन कहा, क्योंकि वो रियलिटीज़ में ओनली बेस्ड ऑन थ्योरीज थे, है ना. और वो अपने आप को क्लेम करते थे कि वो रेशनल हैं एंड वो अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट समझते थे अपनी थ्योरीज को बिग बिग वर्ड में एक्सप्लेन करके. और वो एट द एंड कर क्या रहे थे? वो पेशेंट्स को चीट कर रहे थे एंड वो फेल हो रहे थे ट्रीटिंग एंड क्योरिंग द पेशेंट. उस टाइम के जो फिजिशियन थे वो मोर इंपॉर्टेंस किसको दे रहे थे? मटेरियलिस्टिक कॉज को दे रहे थे, प्रॉक्सिमेट कॉज को दे रहे थे, और वहाँ पर अपना टाइम और टैलेंट वेस्ट कर रहे थे. इंस्टेड उनको क्या करना चाहिए था? पेशेंट को क्योर कैसे करना है इस पर ध्यान देना चाहिए था. तो वो अपना टाइम और टैलेंट किस चीज़ पर वेस्ट कर रहे थे? प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स मटेरियलिस्टिक कॉज पर वो अपना टाइम और टैलेंट वेस्ट कर रहे थे. तो इस फुट नोट ऑफ द फर्स्ट अफॉरिज्म में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि हमारे हैनीमैन सर ने बताया है. ठीक है, व्हाट इज नॉट द मिशन ऑफ द फिजिशियन, राइट. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट अफॉरिज्म कंप्लीट होता है. तो चलो आप डिस्कस करते हैं हमारे सेकेंड अफॉरिज्म को. तो हमारा सेकेंड अफॉरिज्म क्या कहता है? द आइडियल क्योर, है ना. आइडियल क्योर के बारे में बताता है. फर्स्ट अफॉरिज्म बताता है द फिजिशियन मिशन के बारे में, उसका फुटनोट बताता है व्हाट इज नॉट द मिशन ऑफ द फिजिशियन. एंड सेकंड अफॉरिज्म क्या हमारा? द आइडियल क्योर. अब ये सेकंड अफॉरिज्म कहता क्या? इसकी स्टेटमेंट क्या है जो आपको लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट? तो स्टेटमेंट है द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. अब यहाँ पर कुछ वर्ड आए हैं जैसे आइडियल. आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है क्लोज टू परफेक्शन. आइडियल वर्ड का मतलब क्या है? क्लोज टू परफेक्शन, जो एकदम परफेक्ट होती है ना, या एकदम क्लोज टू परफेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं आइडियल, है ना. सो द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन. अब रिस्टोरेशन का मतलब क्या है? रिस्टोरेशन का मतलब तो पता ही है, द एक्शन ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाना, यही है रिस्टोरेशन का मतलब. दिस कंटेक्स्ट मीन्स रिवर्ट बैक फ्रॉम द डिसीज स्टेट टू द हेल्दी स्टेट, है ना. तो यही मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ डिसीज. अब इस वर्ड एनहिलेशन का मतलब क्या है? एनहिलेशन का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली. टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली.
तो डिसीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना, है ना. रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल. अब इस कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब होता है ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो प्रिंसिपल है वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम ईजी होना चाहिए ताकि हर कोई समझ पाए उस प्रिंसिपल को. सो बेस्ड ऑन किस पे, सो ऑन ईजिली अंडरस्टैंड, जो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, है ना, ईजिली लोग समझ पाए, है ना. सो यही मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रिंसिपल, तो ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल. ठीक है. सो सेकेंड अफॉरिज्म क्या है हमारा, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, most harmless way on easily comprehensible principle. And in this aphorism Hahnemann talks about the ideal cure and its qualities. ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपको सेकेंड अफॉरिज्म. अब कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ से MCQ बनते हैं, है ना, तो वो भी आपको इस सेकेंड अफॉरिज्म से रिलेटेड पता होना चाहिए. जैसे कि इस अफॉरिज्म के अंदर जो वर्ड कॉम्प्रिहेंसिबल यूज़ किया गया ना, ये जो वर्ड कॉम्प्रिहेंसिबल यूज़ किया गया है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड यूज़ किया गया है, तो हैनीमैन सर ने इस कॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड की जगह जो जर्मन में जो वर्ड यूज़ किया था ना, वो वर्ड यूज़ किया था इंजुस्कैंडन. तो इंजुस्कैंडन वर्ड यूज़ किया था डॉक्टर हैनीमैन सर ने इस कॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड की जगह. ठीक है, और इसको ये जो इंजुस्कैंडन है ना, इसको फिर कॉम्प्रिहेंसिबल में ट्रांसलेट किसने किया फिर, तो उसको ट्रांसलेट किया आरी डजन ने. एंड रिचर्ड ने किस में ट्रांसलेट किया था इस इंजुस्कैंडन को, तो उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था अंडरस्टैंडेबल में. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड टू इंटेलिजिबल. इंटेलिजिबल में किसने ट्रांसलेट किया, तो विसलहॉफ एंड फिंकल ने. ठीक है, तो इन्होंने इसे इंटेलिजिबल में ट्रांसलेट किया. तो बेसिकली ये जो कॉम्प्रहेंसिबल वर्ड आया है ना, तो ये कॉम्प्रहेंसिबल वर्ड हैनीमैन सर ने यूज़ नहीं किया था. हैनीमैन सर ने जर्मन वर्ड यूज़ किया था, इसकी जगह क्या यूज़ किया था, इंजुस्कैंडन. ठीक है, और इस इंजुस्कैंडन ये जो जर्मन वर्ड है, इसको अलग अलग लोग आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया. जैसे आरी डजन ने कॉम्प्रहेंसिबल ट्रांसलेट किया, रिचर्ड ने अंडरस्टैंडेबल ट्रांसलेट किया, एंड विसलहॉफ एंड फिंकल ने इंटेलिजिबल बाय, है ना, ये ट्रांसलेट किया. अब यहाँ पर एक और हमारे ग्रीक फिजिशियन भी थे जिनका नाम क्या था, एस्क्लेपिएट्स. ठीक है, अब ये जो एस्क्लेपिएट्स थे ऑफ 124 BC, जिन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था ह्यूमर थ्योरी ऑफ हिपोक्रेट को. तो ये तो किया था, बट इसके साथ उन्होंने एक पॉपुलर स्टेटमेंट दिया था. तो ये जो एस्क्लेपिएट्स थे, इन्होंने एक पॉपुलर स्टेटमेंट दिया था, वो आपको याद रखना है क्योर के बारे में. वो पॉपुलर स्टेटमेंट क्या था, सिटो टोटो एट जोकेंडे. सिटो टोटो एट जोकेंडे. ठीक है, सिटू का मतलब स्पीडली, क्योर के बारे में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. ठीक है, पॉपुलर स्टेटमेंट था, क्या था, सिटू टोटो एट जोकेंडे. सिटू का मतलब स्पीडली, ये भी MCQ में पूछा जाता है. टूटू का मतलब होता है सेफली, एंड एट जुकेंडे का मतलब होता है एग्रीएबली. ठीक है, जो हमारे एस्क्लेपिएट्स थे, जो कि ग्रीक फिजिशियन थे, उन्होंने हिपोक्रेट्स की जो ह्यूमर थ्योरी थी ना, उसको भी चैलेंज किया था, साथ में एक पॉपुलर स्टेटमेंट दिया था क्योर के बारे में. वो क्या था, सिटो टोटो एट जोकेंडे. सिटो मीन्स स्पीडली, टोटो मीन्स सेफली, एंड एट जोकेंडे मीन्स एग्रीएबली. ठीक है, एंड जैसे सेकंड फर्स्ट अफॉरिज्म में फुटनोट था ना, फर्स्ट अफॉरिज्म का, जिसमें उन्होंने हैनीमैन सर ने बताया था व्हाट इज नॉट द मिशन ऑफ द फिजिशियन, बट सेकंड अफॉरिज्म में कोई भी फुटनोट नहीं है. ठीक है, सो डज नॉट हैव द फुटनोट टू इट. ठीक है, तो सेकंड अफॉरिज्म के पास कोई भी फुटनोट नहीं है. ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अफॉरिज्म नंबर थर्ड, जो कि हमारा क्या था. सो अफॉरिज्म नंबर थर्ड है हमारा क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू प्रैक्टिशनर. ये रही उसकी स्टेटमेंट, ये आप इधर से रीड आउट कर सकते हैं ना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो इन दिस अफॉरिज्म हैनीमैन टॉक्स अबाउट द व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फिजिशियन एंड नॉलेज दैट
फिजिशियन मस्ट पॉजेस। तो क्या बताया इस अफॉरिज्म में कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए फिजिशियन के पास और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए फिजिशियन के पास, है ना। तो इस चीज़ के बारे में हमें बताता है अफॉरिज्म नंबर 3। ठीक है, तो अफॉरिज्म नंबर 3 में हैनीमैन सर ने इसी बारे में बात की है कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए फिजिशियन के पास एंड व्हाट द नॉलेज मस्ट पॉजेस द फिजिशियन। ठीक है, फिजिशियन के पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। सो पहला क्या है हमारा, नॉलेज ऑफ डिसीज़। फिजिशियन के पास किसकी नॉलेज होनी चाहिए, डिसीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा क्या है, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। फिजिशियन के पास किसकी नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिनल पावर की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा तीसरा क्या है, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू द डिसीज नॉलेज, है ना। तो पहला क्या है, नॉलेज ऑफ डिसीज, दूसरा क्या है, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर एंड देन नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू द डिसीज नॉलेज एंड फोर्थ हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ द रेमेडी। ठीक है, नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ द रेमेडी। और क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ फार्मेसी, है ना, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजेस, है ना, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए एंड नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोजेस, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोजेस, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ फार्मेसी, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजेस, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोजेस एंड नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होने चाहिए। सो बेसिकली नॉलेज ऑफ डिसीज़ होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू द डिसीज नॉलेज, नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी, नॉलेज ऑफ फार्मेसी, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजेस, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोजेस, है ना। इसके अलावा नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर, ये भी होना चाहिए। सो ये सारे नॉलेज पॉजेस करना चाहिए हमारा एक फिजिशियन। ठीक है, तो यही बताता है हमारा अफॉरिज्म नंबर 3 एंड इन अफॉरिज्म नंबर 4, अफॉरिज्म नंबर 4 के अंदर हैनीमैन एक्सप्लेन अबाउट 2 थिंग, है ना, 2 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है। एक तो द थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ एंड कॉज द डिसीज एंड सेकेंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पर्सन, है ना। 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया अफॉरिज्म नंबर 4 में हैनीमैन सर ने। एक तो क्या चीज़ें डिरेंज करती हैं हेल्थ को एंड कॉज करती हैं डिसीज़ एंड दूसरी क्या है कि हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पर्सन। ठीक है, बेसिकली प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, ये किसके बारे में बताता है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में बताता है ना, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में यहाँ पर हैनीमैन सर ने डिस्कस किया है। इसके बाद अगर हम किसकी बात करते हैं कि वही बताया कि दीज 2 पॉइंट्स टेल्स अबाउट द प्रिवेंशन, है ना। अफॉरिज्म 3 टॉक्स अबाउट द इसेंस ऑफ द एंटायर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। बेसिकली ये जो अभी हमने देखा कि नॉलेज ऑफ डिसीज़ होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन एंड नॉलेज टू द डिसीज नॉलेज, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजेज, नॉलेज ऑफ फार्मेसी, है ना, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोजेज, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर, ये सारी की सारी चीज़ें तो हम पूरी की पूरी ऑर्गनॉन में तो हम ये सारी की सारी चीज़ें ही तो पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसको, ये जो अफॉरिज्म 3 है ना, इसको ना इसेंस ऑफ एंटायर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरीके से ये इंडेक्स है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का, है ना, इंडेक्स की तरह ही तो है क्योंकि हम पूरी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में यही सारी चीज़ें तो जानेंगे। नॉलेज ऑफ डिसीज़ के बारे में जानेंगे, नॉलेज ऑफ मेडिसिन के बारे में जानेंगे, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन नॉलेज टू द नॉलेज ऑफ डिसीज़ के बारे में जानेंगे, नॉलेज ऑफ रेमेडी सिलेक्शन के बारे में जानेंगे, है ना, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज के बारे में जानेंगे, है ना, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, मतलब ये सारी ही चीज़ें तो हम देखने वाले हैं पूरी की पूरी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर। तो एक तरीके से ये इंडेक्स है अफॉरिज्म नंबर 3 हमारी पूरी की पूरी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का। तो इसीलिए अफॉरिज्म नंबर 3 टॉक्स अबाउट द इसेंस ऑफ द एंटायर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, टेल्स द फिजिशियन to become the true practitioner of the healing art, right? And this aphorism is the expansion of the sentence medicine of the experience। ये जो aphorism था ना, ये बेसिकली एक्सपेंशन था एक बुक का
जिसका नाम था मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि पब्लिश हुई थी 1805 के अंदर। तो 1805 के अंदर एक मेडिसिन की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम क्या था, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। इसी का एक्सपेंशन था ये अफॉरिज्म, ठीक है। दिस वन, ये जो बुक थी ना, दिस इज वन ऑफ द प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ये जो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस है ना, जो कि पब्लिश हुई थी 1805 के अंदर, ये वन ऑफ द प्रिकर्सर है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का। ये वन ऑफ द प्रिकर्सर है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का। एंड इन दिस मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, और ये जो बुक थी ना मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, इट सेज दैट द नॉलेज ऑफ डिसीज एंड नॉलेज ऑफ रेमेडी एंड द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंस्टिट्यूट द हीलिंग आर्ट, है ना। तो अब डिस्कस करते हैं हम अपना अफॉरिज्म नंबर 4। तो अफॉरिज्म नंबर 4, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये क्या हमारा, इसमें क्या बताया गया है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में बताया गया कि हमारा काम सिर्फ क्योर, फिजिशियन का काम सिर्फ क्योर करना नहीं होता बल्कि प्रिवेंट करना भी होता है। यही है हमारा अफॉरिज्म नंबर 4, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। सो अफॉरिज्म नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, ही इज, ही मतलब, ही का मतलब है फिजिशियन, ही इज likewise a preserver of health if he knows the things that derange the health and cause disease and how to remove them from person in health. So this aphorism talks about the preserver of health, है ना, preserver of health, जो कि हमारा कौन है, physician. He refers to physician. he का मतलब क्या, मैंने पहले बताया कि ये जो he वर्ड है ये किसको रेफर कर रहे हैं, physician को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। Qualities that physician must know is what causes the disease and how to remove them from person in order to keep them healthy. This aphorism hints us to prevention is better than cure. और ये जो aphorism है ना, ये वही हमारा बहुत पॉपुलर स्लोगन है, prevention is better than cure, है ना, उसी के बारे में है। This also talks about the hygiene and sanitation, ठीक है। तो यही है हमारा aphorism नंबर 4। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो की आखिरी अफॉरिज्म, जो कि हमारा क्या है, अफॉरिज्म नंबर 5। सो अफॉरिज्म नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, केस टेकिंग एंड कॉजेज ऑफ डिसीज, ठीक है। तो केस टेकिंग एंड कॉजेज ऑफ डिसीज के बारे में बताता है हमारा अफॉरिज्म नंबर 5। अब ये अफॉरिज्म की स्टेटमेंट क्या है, वो ये रही, है ना, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, है ना, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इट टॉक्स अबाउट 2 थिंग्स। पहला क्या, टॉक्स अबाउट केस टेकिंग। इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर हैनीमैन सर ने क्या क्या चीज़ें बताई है, तो केस टेकिंग के बारे में बताया पहला। दूसरा बताया है 2 टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीज, जो कि क्या है, 2 टाइप्स ऑफ कॉजेज है, एक है एक्साइटिंग कॉज, दूसरा है फंडामेंटल कॉज। तो जो एक्साइटिंग कॉज है वो क्या कॉज करता है, एक्यूट डिसीज। सो एक्यूट डिसीजेज आर कॉज्ड बाय द एक्साइटिंग कॉज। वहीं जो क्रोनिक डिसीजेज होती हैं उनको कौन कॉज करता है, तो फंडामेंटल कॉज। तो ये जो फंडामेंटल कॉज होते हैं ये क्या कॉज करते हैं, क्रोनिक, और जो ये एक्यूट होते हैं, एक्यूट कॉज होते हैं, ये जो एक्साइटिंग कॉज होते हैं ये क्या कॉज करते हैं, एक्यूट डिसीज, ठीक है। सो एक्यूट डिसीजेज आर कॉज्ड बाय द एक्साइटिंग कॉज एंड क्रोनिक डिसीजेज आर कॉज्ड बाय द फंडामेंटल कॉज, जो कि हमारे क्या होते हैं, क्रोनिक में आजम वही सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ठीक है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एसेसरी सर्कमस्टांसेस। अब ये जो एसेसरी सर्कमस्टांसेस है ना, वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इस पूरे अफॉरिज्म की स्टेटमेंट में कहीं पे भी एसेसरी सर्कमस्टांसेस वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, बट ये जो एसेसरी सर्कमस्टांसेस है ना, ये वर्ड यूज़ किया है अफॉरिज्म नंबर 7 के अंदर, ठीक है। ये वर्ड किसके अफॉरिज्म के अंदर यूज़ किया गया है, एसेसरी सर्कमस्टांसेस अफॉरिज्म नंबर 7 के अंदर यूज़ किया गया है, और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि रेफर अफॉरिज्म नंबर 5। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया, एसेसरी सर्कमस्टांसेस। एसेसरी सर्कमस्टांसेस कहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, अफॉरिज्म नंबर 7, एंड उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेफर अफॉरिज्म नंबर 5। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो आगे क्या है हमारा, eliciting the fundamental cause and knowing the chronic miasm also help into the cure of the chronic diseases. Case taking of the chronic diseases
वी मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस अफोरिज्म के अंदर केस टेकिंग के बारे में भी बताया और उसमें बताया कि अगर हम क्रोनिक डिसीज़ की केस टेकिंग ले रहे हैं तो उसमें हमें इन पॉइंट्स के बारे में, इन पॉइंट्स को कंसीडर करना है। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें पेशेंट से पूछने हैं, जैसे फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट अगर क्रोनिक डिसीज़ है तो, हीज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, मोड्स ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, social and domestic relations, his age, sexual function, these are the accessory circumstances। और इसी को हम कहते हैं, यही है सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप, उसका एज, उसके सेक्सुअल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? ये सारी चीज़ें आ रही है एसेसरी सर्कमस्टांसेस में। और ये जो एसेसरी सर्कमस्टांसेस है, ये वर्ड अफोरिज्म नंबर 5 में यूज़ नहीं किया है, अफोरिज्म नंबर 7 में ये वर्ड यूज़ किया गया है एंड उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है अफोरिज्म नंबर 5, है ना, रेफर करने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो कि इसके अंदर हमारा इस अफोरिज्म में क्या क्या बताया कि अगर हम केस टेकिंग ले रहे हैं क्रोनिक डिसीज़ की तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है। तो फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, हिज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, social domestic relations, his age, sexual function etc, and these are the accessory circumstances। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 5th अफोरिज्म था ना, ये 5th अफोरिज्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 4th एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज थी ना, देखो ये जो 5th अफोरिज्म है ये 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि जो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ थी ना, ये थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ था, ये कब आया था? 1828 टू 1830 के बीच में आया था। एंड 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इज पब्लिश्ड इन 1829 एंड हैड 292 अफोरिज्म एंड दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्रूव्ड एडिशन। ठीक है, तो क्योंकि उस समय, उससे पहले हमें थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, है ना, बाद में हमें थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ के बारे में 1828 एंड 1830 के बीच में पता चला, तो इसीलिए इस 5th अफोरिज्म को तभी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ये जो किसके अंदर, तो 4th एडिशन, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आता है। तो जो 5th अफोरिज्म है was first introduced in the 4th edition of the Organon of Medicine, and this 4th edition of Organon of Medicine was published in 1829 and इसके पास कितने अफोरिज्म थे? तो 292 अफोरिज्म थे and this edition was called the improved edition। and इसको तभी पब्लिश क्यों किया गया था? क्योंकि ये देखो, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ थी वो कब आई थी? 1828 टू 1830 के बीच में आई थी, है ना, उससे पहले नहीं पता था। तो उससे पहले ये अफोरिज्म कैसे आ सकता है? तो जब थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ के बारे में पता चला 1828 से 1830 के बीच में, तो उसी के आसपास इसको पब्लिश किया गया 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अंदर। एंड ये जो 4th एडिशन थी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, जिसे हम इम्प्रूव्ड एडिशन भी कहते हैं, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स थे। वो स्पेशल फीचर्स क्या क्या थे? थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस अपीयर्ड फर्स्ट टाइम। ये जो थ्योरी थी क्रोनिक डिसीज़ की वो फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुई थी। एंड अफोरिज्म नंबर 5th अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड 4th एडिशन के अंदर अफोरिज्म नंबर 5th भी पहली बार अपीयर्ड हुई थी। एंड तीसरा इंट्रोडक्शन जो पार्ट था, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था ना, वो भी पहली बार ऐड किया गया था। तो इसीलिए ये स्पेशल फीचर वाली एक इम्प्रूव्ड एडिशन थी। सो 4th एडिशन जो थी हमारे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के कुछ स्पेशल फीचर्स थे। वो क्या क्या स्पेशल फीचर थे इसके पास? क्योंकि इसमें थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अफोरिज्म नंबर 5th फॉर द फर्स्ट टाइम, इंट्रोडक्शन पार्ट वॉज एडिड एंड दिस एडिशन वॉज फर्स्ट। और ये जो 4th एडिशन थी ना, इसको पहली बार, इस एडिशन को पहली बार ट्रांसलेट किया था जर्मन टू इंग्लिश में 1833 में बाय द डॉक्टर चार्ल्स। तो डॉक्टर चार्ल्स ने इस 4th एडिशन को पहली बार किसमें? तो जर्मन टू इंग्लिश में 1833 में ट्रांसलेट किया था। एंड इन अफोरिज्म नंबर 5th
द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। और इस अफॉरिज्म नंबर 5 में ही ये जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस अफॉरिज्म नंबर 5 के बारे में। तो हमने पांचों के पांचों अफॉरिज्म डिस्कस कर लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQ हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन अ क्रोनिक केस। तो क्रोनिक केस के जब केस टेकिंग हम लेते हैं तो कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं? तो पहला है इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, सोशल रिलेशनशिप, सेक्सुअल फंक्शन, फोर्थ क्या है हमारा? ऑक्यूपेशन। अब ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी है 2 3 एंड 4। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि क्रोनिक केस टेकिंग में हमने अभी देखा, क्रोनिक केस टेकिंग में अफॉरिज्म नंबर 5 में हमने क्या क्या देखा कि हमें इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को भी कंसीडर करना है, सोशल रिलेशनशिप है ना, सोशल रिलेशन जो है उसको भी कंसीडर करना है, सेक्सुअल फंक्शन को भी करना है, ऑक्यूपेशन को भी करना है। और ये सब किसके अंदर थे? एसेसरी सर्कमस्टांसेस है ना, जो कि अफॉरिज्म नंबर 7 में ये वर्ड एसेसरी सर्कमस्टांसेस यूज किया गया है ना। आंसर इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इन द केस ऑफ द क्रोनिक केस है ना। क्रोनिक केस टेकिंग में हमें ये सारे 1 to 4 सारे पॉइंट जो है कंसीडर करने हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द डिसीज हैज बीन फर्स्ट मेंशन्ड इन विच अफॉरिज्म? द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द डिसीज हैज बीन फर्स्ट मेंशन्ड इन विच अफॉरिज्म? तो प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या? मैटेरियलिस्टिक कॉज। क्या बताया मैंने? मैटेरियलिस्टिक कॉज होता है ना, मैटेरियलिस्टिक कॉज। और ये किस अफॉरिज्म में इसके बारे में डिस्कस किया है? तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? फुट नोट टू अफॉरिज्म नंबर 7 नहीं, अफॉरिज्म नंबर 1 नहीं, फुट नोट ऑफ अफॉरिज्म नंबर 1 या अफॉरिज्म नंबर 5। सो प्रॉक्सिमेट कॉज के बारे में किस अफॉरिज्म में है? फुट नोट है ना, फुट नोट ऑफ अफॉरिज्म नंबर 1 में जो है ये डिस्कस किया गया है प्रॉक्सिमेट कॉज के बारे में कि जो उनके टाइम के फिजिशियन थे वो अपना टाइम एंड टैलेंट वेस्ट कर रहे थे किसके ऊपर? तो प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डिसीज़ के ऊपर, मैटेरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिसीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो हमने MCQ भी सॉल्व कर लिए। सो इसी के साथ ये जो हमारी ऑर्गेनोन की अफॉरिज्म सीरीज़ की जो ये फर्स्ट वीडियो थी वो कंप्लीट हुई। हमने 1st to 5th अफॉरिज्म डिटेल में डिस्कस किए, साथ में हमने MCQ भी सॉल्व किए। एंड आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसकी जो PDF है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको ये PDF मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी के साथ ये जो वीडियो है हमारी ख़त्म होती है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।